हेलो एवरीवन, दिस इज़ चे पटेल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी को। और मैं आज के इस वीडियो में आपको बेसिकली बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी थियरी के लिए और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली टारगेट करता है दो एग्ज़ाम्स को। एक आपकी जो जीएससीबी बोर्ड की यानी कि गुजरात बोर्ड की क्लास 12th की एग्ज़ाम आती है वो, और आपकी गुजसेट जो कि अब 2022 में आने वाली है वो। तो हम इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने पहले ही 3 चैप्टर कवर कर लिए इससे पहले। एक चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 14 जो कि है सेमीकंडक्टर। और इस सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और हमारी इस सीरीज़ में अब जो चैप्टर आ रहा है वो है हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कैसे पढ़ने हैं और कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए और कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थियरी के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन जो है वो पार्ट बी में पूछी जा सकती है, राइट। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि काफ़ी बेसिक चीज़ है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो होगा इक्वेशन वो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें से आपको कई बार एमसीक्यू भी पूछ लिए जाते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को रखने के बाद इसका ऊपर से आपको एक एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ थियरी में आपको इसके डेफिनेशन पूछ सकते हैं। उसमें आपको फॉर्मूला दिखाना होता है, 2-3 लाइनें और ऐड करनी पड़ती है। तो ये एनसीईआरटी से अच्छा है कि आप किसी रेफरेंस बुक में से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे मैनर में पॉइंट वाइज लिखा मिल जाएगा, राइट। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स। ठीक है, तो इट्स अ थियरिकल टॉपिक, राइट। तो ये आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। पूछे जाने के चांसेस आप गिन सकते हो 50-50 है, लेकिन पढ़ना ज़रूर पड़ेगा बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको एमसीक्यू के लिए नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको एमसीक्यू दिया गया होगा और आपको आपका नॉलेज यूज़ करके एमसीक्यू टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओम्स लॉ के ऊपर से आपको बहुत सारे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ओम्स लॉ के ऊपर से थियरी पूछी जा सकती है। ओम्स लॉ लिखिए, वैसे आपको थियरी पूछी जा सकती है। तो वहाँ पर आपको ओम्स लॉ क्या होता है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में ये सारा पार्ट आपको इंक्लूड करना पड़ता है, तो उस हिसाब से आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो फिर 2 मार्क्स में भी आपको ओम्स लॉ पूछा जा सकता है, राइट। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो रेजिस्टिविटी का इक्वेशन आता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा याद रखनी पड़ेगी। आपको रेशियोज़ पूछेंगे एमसीक्यू के अंदर, तो उस हिसाब से ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है, तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन जो है एनसीईआरटी के अंदर, वो सारी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। फिर ये देखिए, ये सारी इक्वेशंस जो है ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये आप क्या कीजिए पता है, आप एक बुक ले लीजिए, छोटी सी नोटबुक ले लीजिए, उसके अंदर आप शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, जिसके अंदर आप ऐसे फॉर्मूलाज लिखेंगे, साथ में इनके डेफिनेशन लिखेंगे, राइट। मेरे ख्याल से अभी तक तो आपको वो चीज़ कर लेनी चाहिए। ये तो आपका रिवीजन का टाइम पीरियड है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको किस तरह से पढ़नी है, यानी कि आपको आपके माइंड में प्लानिंग किस तरह से बनानी है आपकी एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो ये जो सारे इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस पे आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज एमसीक्यू में ये पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, राइट। फिर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देखिए, ये यहाँ पर दे रखी है, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दे ही रखी है, बस आपके पास पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली जो थियरी है ये आपको शायद 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है, लेकिन इसके अलावा जो इसकी एमसीक्यूज़ है, इस फॉर्मूला के ऊपर से बनने वाले जो एमसीक्यूज़ है उनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आपको इस टॉपिक को उस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। इसके फॉर्मूला अच्छे से पढ़ो, फिर आप रेफरेंस बुक में से इसके ऊपर से थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो एंड देन यू आर रेडी फॉर दिस, राइट। यहाँ पर देखिए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़नी है। जो डेफिनेशन होती है उसको याद रख लो, फॉर्मूला किस तरह से आया, मतलब कैसे आपने फॉर्मूला का डेरिवेशन किया, वो सारा पोर्शन याद रख लो, देन यू आर रेडी टू गो।
उसके बाद आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़ेगी। फिर आपको क्या करना है पता है, आपको सिर्फ फिर प्रैक्टिस वाले पार्ट पे फोकस करना है, यानी कि उस फॉर्मूला के एप्लीकेशंस पे फोकस करना है। बिकॉज आपने डेफिनेशन को समझा, आपने फॉर्मूला का डेरिवेशन समझा, अब बारी आती है कि उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या होता है। इसलिए आप अलग अलग वैरायटी के सेम फॉर्मूला से सॉल्व होने वाले एमसीक्यूज़ को अगर आप चेक करोगे तो धीमे धीमे आप अपने माइंड में क्लियर होते चले जाओगे उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, एंड देन यू आर रेडी टू गो, राइट। ये देखिए यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ। तो ये जो सारे इक्वेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दीज आर दी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। अब आ रहा है एग्जाम्पल 3.1। तो ये देखिए आगे हमने जो कोई भी डिस्कशन की, आगे जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, उस हिसाब से उन सभी चीज़ों की एप्लीकेशन, मैंने नहीं बोला एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फॉर्मूला याद रख लिया, आपने उसका डेरिवेशन समझ लिया, आपने डेफिनेशन समझ ली, उसके बाद ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, वो आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा। एग्जाम्पल के अंदर आपको एक क्लियरेंस मिलेगी, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूला को किस तरह की अलग अलग सिचुएशन में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको गुजसेट के एग्ज़ाम में एग्जाम्पल्स को खास करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज क्या करते हैं पता है, ये देखिए यहाँ पर ये जो एग्जांपल है, पर्टिकुलर एग्जांपल, वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये देखिए यहाँ पर ए बी और बी के अंदर भी 1 2, तो इस तरह से इन्होंने पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये क्या करते हैं कि कई बार एक पार्ट उठा लेते हैं और उसको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेते हैं, ओके, और फिर आपको उसमें 4 ऑप्शंस दे देते हैं और आपको उनमें से फिर सॉल्व करके कोई एक ऑप्शन लेना होता है। तो ये जो मेथड होती है वो यही होती है, ठीक है, वैरायटी एमसीक्यू की यही होती है। लेकिन हम सोचते हैं कि भाई ये कहाँ से एमसीक्यू आ गया। तो अगर आपने एग्जाम्पल्स को अच्छे से सॉल्व किया होगा तो आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। फिर आता है एक दूसरा पोर्शन एमसीक्यू का, जो कि है नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज़, राइट। तो नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज़ जो है उस टाइप की वैरायटी को सॉल्व करने के लिए देखिए एग्जांपल 3.2 जैसे एग्जांपल्स बने हुए हैं। जब आप इस तरह के एग्जांपल्स को सॉल्व करते हो, जहाँ पर आपको आपका बोलते हैं ना अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करना होता है, कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन आपने जो कॉन्सेप्ट समझा, जिस तरीके से आपने सारी चीज़ें पढ़ी, उस चीज़ की जो एप्लीकेशन है वो इस पार्ट में आती है। और ये आपके एमसीक्यू में जो नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू होते हैं, जो कि 5-6 सेकंड में टिक करने वाले एमसीक्यू होते हैं, वैसे एमसीक्यू में आपको हेल्प करेगी। तो अगर आपने ये इस तरह के एग्जांपल्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको, अगर ऐसे एग्जांपल्स अपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको फिर नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज़ में काफ़ी ईजी रहेगा और आप आराम से अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू एज वेल एज फॉर योर थियरी। तो ये दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, अगेन दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू एज वेल एज फॉर थियरी। ये थियरी में आपको 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है कि भाई लिमिटेशंस बताओ, ये तो फिर अगर कम लिमिटेशंस पूछ ले तो 2 मार्क्स में, राइट। मोबिलिटी वाला जो टॉपिक था वो आपको 2 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है। ये देखिए ये सारे ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए। हमने बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखा है कि ग्राफ वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं एमसीक्यू के अंदर। हालांकि गुजसेट के अंदर आपको कॉम्प्लेक्सिटी वाले ग्राफ्स नहीं दिखेंगे, जहाँ पर आपको ज़्यादा बहुत डिकोडिंग करना पड़े, वैसे ग्राफ्स आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन फिर भी ग्राफ्स को आप अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफ मत छोड़ना। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। तो रेजिस्टिविटी के बारे में दे रखा है कि भाई अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी कितनी होती है। तो हाँ, गुजकेट इस तरह के एमसीक्यूज़ पूछ लेता है, बोर्ड की एग्जाम में भी आपको इस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। तो आपको भाई किस मटेरियल की कितनी रेजिस्टिविटी है, किसकी सबसे कम है, किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी कंडक्टिविटी सबसे कम है, किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना कम ज़्यादा वाली, ये आप अच्छे से कर लेना, बिकॉज ये पिछली बार की गुजसेट की एग्ज़ाम में भी इस तरह का एमसीक्यू एक पूछा गया था, ओके। हाँ, ये जो है कलर वाला, ये वाला टॉपिक अगेन रेजिस्टर कलर कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसमें से एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो आपके सर ने आपको इसको जिस तरीके से समझाया है इस टॉपिक को, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें याद रखने वाली आपको पता ही होगी। आपने अभी तक इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए होंगे, आई होप। तो ये जो चीज़ है वो आपको काफ़ी अच्छे से पता चल ही चुकी है। तो इसमें से आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी आपने देख लिया होगा कि इसके एमसीक्यू किस तरह के होते हैं। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ओके। अगेन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, वेरी नाइस टॉपिक। इसके अंदर आपको इस इक्वेशन को याद रखना है, इसके 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, काम खत्म। मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम्स इसके किस तरह के होंगे, ठीक है। ये ग्राफ्स उसके साथ साथ आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ग्राफ्स ऑलवेज, ओके। ये इक्वेशन अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, सो डोंट मिस इट आउट। ये देखिए
ये रहा है उसका एग्जाम्पल। तो बस आपने इस तरह का एक एग्जाम्पल कर लिया, अच्छे से इसको समझ लिया, तो आपका जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये देखिए एग्जाम्पल 3.3 एंड एग्जाम्पल 3.4। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको पूछे जा सकते हैं। और मैं बता दूं कि चैप्टर 3 की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जो आपको पार्ट बी में पूछे जा सके वैसे। तो ये वाला एग्जाम्पल एक, और दूसरा आपका ये वाला एग्जाम्पल। सो दिस टू एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पार्ट बी, यानी कि आपका जो रिटर्न वाला पोर्शन है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे, उस पार्ट के लिए ये दोनों आप एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट समझ के रखना, क्योंकि इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। नाउ द टॉपिक विच हैज़ कम इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर। तो ये तो हम 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, पावर के बारे में। तो यहाँ पर तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़नी चाहिए, राइट। ये जो सारा थियोरिकल पोर्शन है, ये पोर्शन आपको पढ़ना है, ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन को समझना है। उसके अलावा इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं हैं, मतलब पार्ट बी के अंदर। ठीक है, ये सारे इक्वेशंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए, पावर के और एनर्जी के, राइट। अब देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज एंड पैरेलल। तो ये तो भैया अब इसमें तो क्या ही बताऊँ। ठीक है, बच्चे को पता है कि भाई कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं, कैसे सॉल्व करना है। हाँ, इसमें एक चीज़ है, अब आपके जो 10th स्टैंडर्ड में आते थे ना इसके प्रॉब्लम्स, यानी कि कनेक्शन को सॉल्व करके प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, वो थोड़े ईजी आते थे। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में गुजसेट के एग्ज़ाम में और बोर्ड की एग्ज़ाम में आपको थोड़े से, उतने ज़्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़े से हार्ड पूछेगा। तो उन कॉम्बिनेशन को आप अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो गुजरात बोर्ड की ओल्ड टेक्स्ट बुक थे, उसके अंदर पर चैप्टर आप समझिए 20 से 25 MCQ थे ही फिज़िक्स के अंदर। तो आप उन MCQs को भी एक बार सॉल्व ज़रूर करना। उसके अंदर उन्होंने क्या किया पता है, कि हर एक टाइप की जो हमारी थियरी थी, उस थियरी के ऊपर से 2-3 MCQ पूछे हैं। तो उसमें जो रेजिस्टर्स के जो सीरीज़ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आप वहाँ से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो ये तो आपको मैं ज़्यादा इसमें आपको बताऊंगा नहीं, ये आपको प्रॉब्लम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट समझना है। ठीक है, प्रॉब्लम्स में और MCQs में आपको ये चीज़ पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, PDF लोड हो रही है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स EMF इंटरनल रेजिस्टेंस। अगेन ये आपको थियरी में तो पूछे जाने के चांसेस है, उतने ज़्यादा नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि भाई EMF की डेफिनेशन क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, सेल की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये सारी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कई बार ये क्या पता है आपको ये चीज़ पढ़ने क्यों पड़ती है, बिकॉज जब एक्सपेक्टेड नहीं होता है तभी इस चीज़ को पूछ लिया जाता है। तो आप इसको रटने मत जाना, बट इसके कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप इसको लिखने में तो लिख ही पाओगे, राइट। तो उसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके अलावा अगर MCQ के हिसाब से इसकी बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQ में तो आपके इसके बहुत सारे देखने के चांसेस है। देखिए जैसे कि ये वाला इक्वेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और थियरी पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज थियरी में आपको बहुत सारे से छोटे छोटे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि आपको हाईलाइट करते जाने हैं साथ साथ। मैं अभी यहाँ पर पूरी के पूरे चैप्टर पढ़ नहीं सकता। अगर मैं आपको पढ़ाता स्टार्टिंग से तो मैं आपको वो सारी चीज़ें हाईलाइट करवा देता, तो आपको पता चल जाता कि भाई हाँ इन चीज़ों पे खास ध्यान रखना है। लेकिन आप अभी क्या करो, फटाफट से आप जब पढ़ रहे हो ना तो उन चीज़ों को हाईलाइट करो, ताकि आपको एंड मोमेंट पर जब रिवीजन करना हो तो आप फटाफट से उन चीज़ों को देख के आगे बढ़ सकते हो। ये देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन आ गई हमारा, जो पूरा मैंने आपको कनेक्शन वाला समझाया उसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से सॉल्व करना। काफ़ी बच्चों को एग्जाम्पल डिफ़िकल्ट भी लगता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। आप अच्छे से समझोगे तो हो जाएगा, और आपके टीचर ने समझाया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर सेल की बात हो रही है कि जब सेल सीरीज़ में और पैरेलल में हो तब क्या होता है, ठीक है। तो उसके भी यहाँ पर आपको केसेस दे रखे हैं। तो यहाँ पर बस उन केसेस को समझो, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करो, उनके ऊपर से थोड़े MCQ सॉल्व करो, एंड देन यू आर रेडी टू गो। ठीक है, इसमें आपको मैं ज़्यादा कुछ बता भी नहीं सकता। यहाँ पर जो रूल्स है वो दे रखे हैं। देखिए, द रूल फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियरली कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ सेल्स। और उसी तरीके से पैरेलल के भी रूल्स हैं। तो उन रूल्स को अच्छे से पढ़ो और फिर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब जो आया है वो है किरचॉफ्स रूल्स। किरचॉफ्स रूल्स यहाँ पर मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किरचॉफ्स रूल की इंपॉर्टेंस क्या है। मे भी आपके टीचर्स ने आपको इस चीज़ पहले ही बता दी होगी कि भाई किरचॉफ रूल कितना इंपॉर्टेंट है। आपके पास है देखिए जंक्शन रूल है और लूप रूल है, राइट। किरचॉफ्स जंक्शन रूल, किरचॉफ्स लूप रूल। तो आपको करना क्या है, दोनों रूल को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, उनकी एप्लीकेशन को समझिए,
और फिर उनके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन भी आ गई, एग्जाम्पल 3.6 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ये आपको पार्ट बी में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं इसको मोस्ट IMP कहूँगा, ठीक है, आप इसको मोस्ट IMP समझ के चलिए। तो इस प्रॉब्लम को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, राइट। सिमिलरली एग्जाम्पल 3.7 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, विटस्टोन ब्रिज। विटस्टोन ब्रिज आपका थियरी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और विटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन तो बहुत इजी है, ठीक है। R1/R2 इज इक्वल टू R2/R1 इज इक्वल टू R4/R3। ये तो R1/R2 इज इक्वल टू R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो ये जो आपका इक्वेशन है वो क्या है, विटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन है। विटस्टोन ब्रिज की थियरी में पूछे जाने के चांसेस है, वहाँ पर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ सकता है, राइट। और उसके बाद विटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन डिराइव करना पड़ सकता है और उसके अलावा इसके इक्वेशन के ऊपर से आपको काफ़ी सारे MCQs देखने को मिल सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आ गया भैया विटस्टोन ब्रिज के ऊपर से एग्जाम्पल 3.8। तो ऐसा एक एग्जाम्पल सॉल्व करो। इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज में भी इसके प्रॉब्लम्स होंगे विटस्टोन ब्रिज के, उन थोड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। थोड़े बहुत MCQ देखो, रेफरेंस बुक में से अगर इच्छा हो तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स वहाँ से देख लो, काम खत्म। विटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आपका पूरा। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको। और डिफ़िकल्टी लेवल बस ये आपको NCERT में जो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं उतना ही होगा, उससे ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट नहीं देखने को मिलेगा। मीटर ब्रिज, जो चीज़ें मैंने आपको विटस्टोन ब्रिज के लिए बताई वो सारी चीज़ें आप मीटर ब्रिज के लिए भी समझ के चलिए, ठीक है। मीटर ब्रिज भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है, उसके साथ साथ थियरी में भी पूछा जा सकता है। ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ सकता है अगर आपको ये थियरी में पूछ ले तो। और इसकी थियरी में आपको बता दूँ 3 मार्क्स की आपको पूछी जा सकती है, राइट। और ये रहा इसका इक्वेशन। इसके ऊपर से एक एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स को मैं आपको हमेशा कहूँगा कि आप मिस ना करें। फिजिक्स के अंदर जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए जो इल्यूस्ट्रेशंस हैं, उन इल्यूस्ट्रेशंस को आप कृपा करके मिस ना करें, बिकॉज यू नो दे आर द बेस। अगर आपने वही नहीं किए हैं तो फिज़िक्स के अंदर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है एग्ज़ाम में। तो और देखिए अधिकतर वो एग्जाम्पल्स ही आपको पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो उन एग्जाम्पल्स को आप प्लीज़ मिस मत करना। देखिए पोटेंशियोमीटर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थियरी में पूछे जाने के चांसेस है और पूरे हैं, ठीक है। ये रहा इसका इक्वेशन। इसके इक्वेशन के ऊपर से मैंने बहुत सारे MCQs देखे हैं, तो इस इक्वेशन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा पोटेंशियोमीटर के साथ ही। दीज आर द 2 फिगर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये फिगर MCQ में भी रखी जाती है और उसमें से आपको सॉल्व करके आंसर लाना होता है यूजिंग द पोटेंशियोमीटर वाला इक्वेशन। सो आपको हर तरीके से अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। और ये वाला इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सॉरी यहाँ पर गलती से ओके ये वाला इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो डू नॉट मिस दिस आउट, राइट। इसके ऊपर से पिछले साल गुजसेट की एग्जाम में एक MCQ पूछा गया था, आप PYQ देखना आपको दिख जाएगा। एग्जाम्पल 3.10 ओके, तो एग्जाम्पल 3.10 इज़ अगेन एप्लीकेशन आ गई आपकी पोटेंशियोमीटर की पूरी की पूरी। तो एप्लीकेशन समझने के लिए तो ये एग्जाम्पल करना ही पड़ेगा, तो इसको भी मत छोड़ना, राइट। और इसी के साथ अब आ चुकी है समरी। देखिए मैं आपसे कहूँगा समरी के बारे में कुछ मैं आपको कहना चाहूँगा। समरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो उसके बाद ये जो समरी दी जाती है ना, ये सिर्फ वैसे ही नहीं दी जाती। अच्छा ये रहेगा कि अगर आप इस समरी को एक बार पढ़ लें, या तो फिर अगर आपकी एग्ज़ाम नज़दीक हो, उस वक्त जब आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो और आपको क्विक रिवीजन करना हो एग्ज़ाम देने से थोड़ी देर पहले, तो आप समरी को प्रेफर कर सकते हो। अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो सबसे बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं और आपको क्विक रिवीजन करना है फॉर्मूला का और छोटे छोटे डेफिनेशन का, तो आप समरी को विजिट कर सकते हो, राइट। समरी को आप पढ़ोगे तो आपका वो सारा का सारा जो काम है वो थोड़ी देर में ही पूरा हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, राइट। तो ये मेरी टिप रहेगी आपके लिए कि आप समरी जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं आपके रिवीजन के लिए, राइट। सो दिस इज़ माई मैसेज फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो यहाँ पर इसी के साथ हमने अपना चैप्टर नंबर 3 जो है वो फिनिश कर दिया है। और हाँ ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया मेरे सामने। गुजसेट की एग्ज़ाम में और साथ ही बोर्ड की एग्ज़ाम में आपको डायमेंशनल फार्मूला पूछे जाएंगे, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला सभी पूछते हैं अभी कहाँ से करें। देखिए NCERT के अंदर ही आपको डायमेंशनल फार्मूला काफ़ी अच्छे तरीके से दिए गए हैं, राइट। ये देखिए तो ये फिजिकल क्वांटिटी, उसका सिंबल, उसके डायमेंशंस, उसके यूनिट, उसके रिमार्क, सारी की सारी चीज़ें आपको NCERT के अंदर दी गई। यहाँ पर 3rd चैप्टर में आने वाले जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनके जो यूनिट है, उनका जो डायमेंशनल फार्मूला है, वो सारा का सारा लास्ट में एक टेबल में दिया जाता है।
तो आपको ऐसे टेबल तो बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, खासकर जब एग्ज़ाम नज़दीक हो आपकी, उस वक्त एक साथ सारे टेबल कर लो। एनसीईआरटी की जो पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक है, उसके जितने भी चैप्टर हैं, उसके अंदर आने वाले जितने भी टेबल हैं, एक साथ सारे टेबल कर डालो, या तो फिर किसी पेज पे लिख डालो, या तो फिर अपनी कोई PDF बना लो, ठीक है, ताकि आपके डायमेंशनल फॉर्मूला में एक भी मार्क्स ना जाए, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है गाइज़। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ इसको लाइक कर दो। साथ ही हमारे चैनल को अगर आप अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके जो दूसरे दोस्त हैं जो कि 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रहे हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। और कमेंट में भी बताइएगा कि ये वीडियोस आपकी क्या सही में हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओके। और मैं ट्राई करता रहूँगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं रोज़ के रोज़ हर एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका जो फिज़िक्स है वो काफ़ी मजबूत हो जाए, आपको फिज़िक्स में पता चल जाए कि भाई किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से नहीं करनी है। मैंने आज जो PDF के अंदर जो थोड़ा बहुत मैंने हाईलाइट किया और आपको समझाने की कोशिश की, तो उसकी जो PDF है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूँगा ताकि आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकें, राइट। और बस इतना ही इस वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।